नमस्कार श्री शक्ति क्लासेज में आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किन किन बातों पर है वो निर्भर करता है। प्रतिरोध क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। पिछले जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि प्रतिरोध है वो क्या होता है, धारा के मार्ग में आने वाली बाधा या फिर आवेश के मार्ग में आने वाली बाधा को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो प्रतिरोध है उसकी निर्भरता किस किस पर होती है, मतलब प्रतिरोध को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो प्रतिरोध की निर्भरता कि प्रतिरोध को हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो प्रतिरोध की निर्भरता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो प्रतिरोध की निर्भरता सबसे पहले निर्भर करती है लंबाई पर। किस पर निर्भर करती है? लंबाई पर। मतलब अगर कोई भी हमारे पास में तार है, ठीक है, उस तार की अगर हम हमारे पास में कोई एक तार है, उस तार को हमने मान लो रखा है यहाँ पर, उसका हमारे पास में प्रतिरोध आ गया। प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं हम लिखते हैं आर से, ठीक है, रेजिस्टेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसका मान लेते हैं प्रतिरोध पहले आर था, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, जैसे हमने इसकी लंबाई को बढ़ा दिया, मान लेते हैं पहले एल लंबाई थी, अब इसकी लंबाई होगी आपकी कैपिटल एल, ठीक है। तो अब इसका प्रतिरोध है वो कितना होगा, मतलब आर ही रहेगा या फिर कम होगा या फिर कुछ ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि जब क्या हो गया, फॉर्मूले से, आपके तो फॉर्मूला ड्राइव नहीं है यहाँ पर, आया नहीं है यहाँ पर, लेकिन जब फॉर्मूला होता है, ठीक है, उस फॉर्मूले से क्या पता चलता है कि प्रतिरोध है वो समानुपाती होता है लंबाई के। प्रतिरोध क्या होता है? समानुपाती होता है लंबाई के, मतलब आर है वो समानुपाती होता है एल के। एल क्या है यहाँ पर? एल है लंबाई। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बताया समानुपाती चिन्हों का मतलब क्या होता है कि एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का भी बढ़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि लंबाई अगर बढ़ेगी तार की तो उसका प्रतिरोध भी है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ये नियम है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि लंबाई किसी तार की अगर बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कि जो आपके तार आते हैं घरों के अंदर, ठीक है, जो 3 फेज वाली लाइन होती है, ठीक है, जिसको 3 तारों वाली लाइन बोल सकते हो। तो 3 फेज वाली जो लाइन होती है, वो 3 फेज वाली जो लाइन होती है वो उसमें कितने लंबे तार होते हैं भाई, कहां से, मतलब हमारा जो बिजली घर है वो काफी दूर होता है फिर हमारे घर से, तो इसका मतलब वहां पर कितने लंबे तार होते हैं, इसका मतलब वहां पर प्रतिरोध उनके मध्य ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा। प्रतिरोध तो ज्यादा उत्पन्न होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर लंबाई उनकी ज्यादा होगी। तो फिर कौन सा तरीका निकाला गया तो उसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के बढ़ने से बढ़ता है और लंबाई के घटने से घटता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध होता है धारा के मार्ग में आने वाली बाधा, ठीक है। अब जितने ज्यादा ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जितना ज्यादा लंबा तार होगा उतनी ज्यादा वो अलग अलग धातु से मतलब मिलकर बना होगा, तो वहां पर अलग अलग धातु से मतलब उसमें मिश्रण होगा, मतलब अणु परमाणु भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के। अब इसको एग्जांपल से समझो कि एक मान लो इतना छोटा तार था, उसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन के पास में ज्यादा से ज्यादा मान लो 10-15 परमाणु आ गए बीच में। अब मान लो ज्यादा लंबा तार है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, वही सेम इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन को, उन इलेक्ट्रॉन के सामने 3-4 बाधा आ रही है, लेकिन यहाँ पर बड़ा तार होने की वजह से यहाँ पर क्या आएगी, ज्यादा बाधा आएगी। इसका मतलब जब ज्यादा लंबा तार होगा तो इलेक्ट्रॉन के मार्ग में ज्यादा बाधा उत्पन्न आएगी, और जब छोटा तार होगा तो इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा कम आएगी। इसका मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मार्ग में जहां पर ज्यादा बाधा आएगी वो तार लंबा है, इसलिए मतलब बोल सकते हैं कि जो लंबे तार का प्रतिरोध है वो सर्वाधिक होता है और छोटे तार का प्रतिरोध है वो क्या होता है, कम होता है। तो उसी के आधार पर हमने एक यहाँ पर लिख लिया कि आर समानुपाती होता है एल के। आर किसके समानुपाती होता है? एल के, मतलब प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के। ऐसा भी लिख सकते हो, प्रतिरोध समानुपाती लंबाई, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी, तो ये इंपोर्टेंट बात में ध्यान आपको रखनी है। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा। जब भी आपको दो समानुपाती चिन्ह मतलब बनाना होता है तो भी ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसको दे देते हैं, ये वाली जो अक्ष है वो आपकी भाई अक्ष होती है ना आपकी, ये एक्स अक्ष होती है, ठीक है, ये वाई अक्ष होती है, ठीक है, ये माइनस एक्स अक्ष, ये माइनस वाई अक्ष। तो हम यहाँ पर दो राशियों को रख रहे हैं, एक एक्स अक्ष पर एक वाई अक्ष पर। वाई अक्ष पर मान लो हमने आर रख दिया और एक्स अक्ष पर रख दिया हमने एल लंबाई रख दिया। इन दोनों के मध्य जब ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, तब यहाँ पर क्या देंगे, मैंने पहले बताया था कि जब भी समानुपाती होती है दो राशियां, इसका मतलब उनका ग्राफ कैसे प्राप्त होगा, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से एक सीधी सरल रेखा हमारे को प्राप्त होगी,
ठीक है। और कैसे प्राप्त हुई, ये सीधी सरल रेखा हमारे कैसे प्राप्त हुई, जब भी दो समानुपाती चिन्ह हो गए तो यहाँ पर क्या हो गया, आप एक का मान रखोगे दूसरा का मान यहाँ, मतलब ये यहाँ पर एल का मान रखा, ये आर का मान रखा, यहाँ पर एल का मान रखोगे, यहाँ पर आर का मान आएगा। तो ये जब इन सब बिंदुओं को मिलाओगे ना तो आपको क्या मिलेगी, ये सरल रेखा मिलेगी। इसी आधार पर हमने ये रेखा बनाई, ये क्या है आपका आर समानुपाती एल के लिए। तो ये हो गया ग्राफ। तो एक बात तो हमें पता चल गई कि प्रतिरोध है वो लंबाई पर निर्भर करता है, और लंबाई पर कैसे निर्भर करता है, लंबाई क्या होता है वो समानुपाती। ठीक है, तो किसी तार की जितनी ज्यादा लंबाई होगी उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब फिर हमारे घरों के अंदर जो लाइट आती है उसमें प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, अभी तक जो हमने पढ़ी उसके अनुसार तो ज्यादा होना चाहिए। अब देखो दूसरी बात क्या है, दूसरी जो निर्भरता वो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, तो जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, अनुप्रस्थ काट ये समझ रहे हो ना, मान लो ये तार है, ठीक है, इस प्रकार से, तो तार के जो अनुप्रस्थ बिल्कुल सीधा, कोई एक तार है इसको बिल्कुल सीधा काटना है, ठीक है, इसको बिल्कुल सीधा काटना है, इस त्रिज्या नहीं काटना, अनुप्रस्थ काटना है, ठीक है। एक होता है अनुदैर्ध्य जो इसके समांतर कैसे काटा जाता है, एक होता है अनुप्रस्थ, तो हमारे क्या करना है, तार को अनुप्रस्थ काटना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे अनुप्रस्थ काटने के बाद में जो ये बच गया ना, ये वाला जो ये बिल्कुल सीधे वाला जो बचा है, इसी को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। भाई ऐसे तो हम तार को ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, कैसे भी काट सकते हैं ना, ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन हमारे को बोला क्या है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब इसी का क्षेत्रफल याद रखना, जो बिल्कुल सीधा काटा है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैसे निर्भर करता है, तो फॉर्मूले से यहाँ पर पता चलता है कि जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं ए से, एरिया, क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं ना, उसी का ए ले लिया यहाँ पर। क्षेत्रफल है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, ए के, मतलब क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, क्षेत्रफल जितना ज्यादा प्रतिरोध उतना कम, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्षेत्रफल जितना ज्यादा प्रतिरोध उतना कम। इसका एग्जांपल ले सकते हो कि मान लो आपके पास में एक तार है और एक तार जिसका लंबाई वही रखी और उसका क्षेत्रफल हमने बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये A1 है और ये A2 है। अब सीधी सी बात यहाँ पर दिख रही है कि आपका जो A2 है वो ज्यादा है A1 से, A2 बड़ा है ना, यहाँ पर A2 ज्यादा है। अब यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब तार के अंदर जाएंगे, ठीक है, तब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ बाधा आएगी, इस प्रकार से परमाणुओं की बाधा आएगी। अब यहाँ पर देखो परमाणुओं की बाधा आई, मान लो यहाँ पर 1 2 3 ये उस प्रकार से आई। अब जैसे मान लो हमने बड़ा कोई तार ले लिया, तो बड़ा तार ले लिया, यहाँ पर कुछ परमाणु आएंगे, लेकिन परमाणु आएंगे कुछ भी, लेकिन यहाँ पर इसके जितने परमाणु है वो नहीं आएंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन जल्दी से वो आगे, इसकी अपेक्षा है वो जल्दी से आगे निकल जाए। भाई जितने आप ऐसे समझो कि एक छोटा गेट है और एक बड़ा गेट है, तो छोटे गेट है उसमें से वो क्या होंगे, थोड़ा सा निकलने में मुश्किल होगी अगर ज्यादा आदमी साथ में जाएंगे तो, और बड़ा गेट होगा उसमें से निकलने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो छोटे गेट में निकलने में थोड़ी परेशानी होगी, बड़े गेट में आसानी होगी, और बड़े गेट में आसानी होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बड़े गेट में से आसानी से निकल सकता है। बड़े गेट का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो इसका मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से निकलेगा तो मतलब प्रतिरोध जो बाधा है वो कम आएगी, इसका मतलब प्रतिरोध कम होगा। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, इसका प्रतिरोध ज्यादा था इसलिए इसका आर क्या हो गया, कम हो गया, प्रतिरोध है वो क्या हो गया, कम हो गया। इसका क्षेत्रफल है वो क्या था, इसका क्षेत्रफल कम था, लेकिन इसका प्रतिरोध क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि वही एग्जांपल याद रखो, गेट वाला, कि छोटा गेट होगा तो उसमें निकलने में परेशानी होगी, तो इसका मतलब ज्यादा प्रतिरोध होगा वहां पर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये फॉर्मूला के आर है वो क्या होता है आपका, व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के, ठीक है। जब आर को मैं ऐसे लिख दूं, आर इस प्रकार से, तब इसका मतलब आर समानुपाती ए है, और अगर मैं ऐसे लिख दूं इसका मतलब आर व्युत्क्रमानुपाती ए। अब इसको भी बोलने के देखो दो तरीके, क्या तरीके हैं, एक तो मैं ये बोलूं कि प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती है ए के, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती है ए के, ठीक है। एक मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि प्रतिरोध समानुपाती है 1/1। ये दोनों बात सही है हमारी। क्या है कि प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती 1 है, भाई 1 है तो व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन प्रतिरोध समानुपाती 1/1 है। ये तो बात सीधी है भाई, हम इसको ऐसा तो बोल सकते हैं ना एक साथ में कि प्रतिरोध है वो समानुपाती है 1/1 है।
ठीक है। तो इन दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। जब समानुपाती बोलोगे तब यहाँ पर ए नहीं बोल सकते हो, केवल यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते हो कि प्रतिरोध समानुपाती ए के, ए नहीं बोलोगे क्योंकि ए के तो व्युत्क्रमानुपाती है। समानुपाती होने का मतलब ए जैसे चेंज हो रहा है वैसे आर चेंज हो रहा है, ऐसे थोड़ी हो रहा है। ए कम हो रहा है तो आर भी बढ़ रहा है, ठीक है, और ए ज्यादा हो रहा है तो आर कम हो रहा है, तो मतलब चेंज हो गया ना यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको समझना है इसको। अब देखो ये तो पता चल गया कि प्रतिरोध है वो क्या होता है आपका क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। तो इनका देखो ग्राफ बनाते हैं, इसको मान लेते हैं ए एक्स एक्स पर, वाई एक्स पर मान लेते हैं आर, ठीक है। अब इनका हमारे को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ कैसा बनेगा, देखो समानुपाती का ग्राफ बना था आपका कुछ इस प्रकार से बना था ना यहाँ पर। अब व्युत्क्रमानुपाती, अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ कि आप एक किसी को सबसे छोटा लो, भाई मान लो आप आर बराबर लेते हो 1/a, तो आप क्या करो एक को सबसे छोटा लो, किसी को एक छोटा ले लो आप, ठीक है। सबसे छोटा मान लो आपने ए को ले लिया 1, तो आर कितना है आपका 1 आया, ठीक है। इतना तो है यहाँ पर। ए को जब आपने लिया तो आर 1 आ गया। अब यहाँ पर अगर आप क्या लोगे, ए का मान लोगे अगर 2, तो यहाँ पर आर कितना आएगा, ए का मान 2 लेने पर आर कितना आएगा 1 बटा कितना आ गया 2, मतलब कितना आया 0.5। अब देखो इतना चलो कोई बात नहीं, डिवीजन में जाएंगे, मैं सीधा बता देता हूँ। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से। जो व्युत्क्रमानुपाती होता है ना तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे ए का मान बढ़ा रहे, देख लो यहाँ पर ए का मान बढ़ा है, जब 0 था, जब ए का मान सबसे कम था तब यहाँ पर प्रतिरोध, अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर लाइन टच नहीं की इसके, ठीक है। क्यों नहीं टच की, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध ऐसे नहीं है कि मतलब जब क्षेत्रफल 0 होगा, क्योंकि क्षेत्रफल 0 होगा तब वहां पर वैसे तो क्षेत्रफल 0 होगा ही नहीं, तो वहां पर प्रतिरोध है वो आपका अधिकतम तो हो ही नहीं सकता। भाई जब क्षेत्रफल 0 होगा तो प्रतिरोध अधिकतम कैसे हो सकता है, किसी का क्षेत्रफल ही नहीं है, इसका मतलब तार ही एग्जिस्ट नहीं करता है, और तार ही अगर है नहीं तो किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लाइन टच नहीं की। अगर मैं यहाँ पर लाइन टच करता इसका मतलब मेरा क्षेत्रफल 0 है और प्रतिरोध अधिकतम है, ऐसा कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। भाई किसी तार का क्षेत्रफल नहीं है, क्षेत्रफल नहीं है उसको तार ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तार ही नहीं है, फिर उसका प्रतिरोध कैसे ज्यादा हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर इसको नहीं टच किया, यहाँ पर इस प्रकार से बनाया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्षेत्रफल अगर आपका 1 होगा, 1 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल अगर 1 मीटर स्क्वायर होगा तब उसका प्रतिरोध सबसे अधिक। क्षेत्रफल अगर 2 हुआ तो उसका प्रतिरोध कम हुआ, क्षेत्रफल 3 हुआ तो प्रतिरोध और कम हुआ, क्षेत्रफल 4 हुआ और प्रतिरोध कम हुआ, क्षेत्रफल 5 हुआ प्रतिरोध सबसे कम हो गया, हो गया यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्षेत्रफल को जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे प्रतिरोध भी है वो आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्षेत्रफल को हम बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब प्रतिरोध कम हो रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ है वो सही है। तो इस प्रकार का ग्राफ है वो बनेगा, जो आपको ध्यान में रखना है। और कभी भी प्रतिरोध है वो शून्य नहीं होगा। यहाँ पर आप कितना भी क्षेत्रफल बढ़ा दो, अब ये लाइन जो यहाँ पर टच नहीं होगी, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि मतलब वहां पर प्रतिरोध शून्य हो जाए केवल क्षेत्रफल को बढ़ा कर। प्रतिरोध को शून्य कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता, हो सकता है प्रतिरोध, लेकिन केवल क्षेत्रफल को बढ़ा कर हमें वो प्रतिरोध को शून्य नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमें दो बातें पता चल चुकी है कि प्रतिरोध है वो क्या होता है आपका लंबाई के तो समानुपाती होता है, और क्षेत्रफल के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, पहली समीकरण तो आई थी हमारी कि R समानुपाती L, दूसरी समीकरण आई थी R समानुपाती 1/a या फिर R व्युत्क्रमानुपाती a, ये दो समीकरण आई। तो इन दो समीकरणों को अगर हम एक साथ लिखे तो क्या लिख सकते हैं कि R समानुपाती L के और व्युत्क्रमानुपाती a के, ऐसा लिख सकते हैं ना। यहाँ पर R है वो समानुपाती, ऊपर वाले का तो समानुपाती है और नीचे वाले का क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। तो R समानुपाती L/a। अब जैसे यहाँ पर क्या होगा, R समानुपाती L है, जब भी समानुपाती चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर आएगा एक नियत मान। क्या आएगा, नियत मान। असल में क्या होता है नियत मान, यहाँ पर क्यों होता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा, ये तो हमने देख लिया। लेकिन वहां पर कुछ मान में मतलब परिवर्तन आता है, अलग अलग मान में। जैसे आप कोई एक तार लोगे, मान लो तांबे का तार लिया, ठीक है, फिर उसकी लंबाई बढ़ी और उसका प्रतिरोध बढ़ा। लेकिन जब आप क्या करोगे, कोई चांदी का तार लोगे, उसमें लंबाई बढ़ाओगे, प्रतिरोध बढ़ाओगे। तो जैसे मान लो आपने तांबे का तार है वो 1 मीटर बढ़ाया, लंबाई कितनी बढ़ी तांबे के तार को, बढ़े 1 मीटर। भाई ये मान लो तांबे का तार है, इस तांबे के तार को आपने 1 मीटर, पहले इसके प्रतिरोध 8 था, 1 मीटर बढ़ाया, तब इसका प्रतिरोध कुछ ना कुछ क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं इसका प्रतिरोध 1 मीटर बढ़ाने से इसका प्रतिरोध आ गया 2 ओम। अब मान लो ये आपका तांबे का है, ठीक है,
अब मान लो हमने चांदी का तार लिया, तो चांदी का तार लेने पर हमने क्या देखा, चांदी का तार लिया और उसको 1 मीटर बढ़ाया हमने, तो 1 मीटर बढ़ाने पर हमने क्या देखा कि भाई दोनों को समान मात्रा में बढ़ाया ना, लंबाई जो समान लंबाई बढ़ाया ना, लेकिन इस बार इसका जो प्रतिरोध है वो 2 ओम नहीं आएगा, इसका प्रतिरोध हो जाएगा 1.8 ओम। ऐसा क्यों होगा, ये प्रैक्टिकल से पता चलता है। ठीक है, तांबे के तार को जब 1 मीटर बढ़ाते हैं तब उसका प्रतिरोध मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 2 ओम हो गया। ठीक है, अब उतनी लंबाई अगर हम किसकी बढ़ाएं, उतनी लंबाई अगर हम बढ़ाएंगे चांदी के तार की, तब यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो 2 ओम नहीं होता, 1.8 होता है, फिर ये 0.2 ओम कहां पर गया। तो इसी वजह से यहाँ पर एक नियत फिक्स मान चाहिए हमारे को। ठीक है, जो सबके साथ में हो और सबके लिए एक लागू हो। तो वहां पर जो जब भी समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियत राशि आती है, और वो नियत राशि क्या होगी, यहाँ पर R बराबर यहाँ पर होगी नियत राशि KL अपॉन A, KL अपॉन A। ये आ गया आपकी जहां पर जो K R बराबर क्या आ गया, KL अपॉन A। इसको एक बार के लिए ऐसे भी समझो, यहाँ पर आपके बुक के अंदर K दे रखा है, इसको ऐसा भी लिखते हैं R बराबर, इसको लिखते हो K को लिखते हैं रो। ये जो इस प्रकार से मैंने लिखा ना, ये P नहीं है, ये देखो यहाँ से नीचे करके ऐसे आगे आया ना ऊपर, इसको बोलते हैं रो। P ये होता है। ठीक है, बिल्कुल सीधा। अगर नीचे वाला ऐसे कर दिया आपने, ठीक है, इसको ऐसे कर दिया, ये इसका मतलब ये रो है। क्या है, ये रो है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसको रो बोलते हैं। और ये तो के है ही यहाँ पर, तो इसको कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब के और रो एक ही बात है, के और रो क्या है, एक ही बात है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर R बराबर आ गया, हम इसको लेकर चलेंगे, ये तो आपको बस ऐसे ध्यान में रखना है, कभी कभी मान लो क्वेश्चन के अंदर आ भी जाए तो हम ये लेकर चलेंगे। तो हमारा आ गया R बराबर KL अपॉन A। तो यहाँ पर जो K या जो रो है वो क्या है, K या रो एक नियतांक या स्थिरांक है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। के या रो क्या है, एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। दोनों एक ही नाम है। प्रतिरोध का अगर विशिष्ट लगा दे, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, के की बात हो रही है। प्रतिरोधकता मतलब किसकी बात हो रही है, के की बात हो रही है। अब के को हम रो से भी प्रदर्शित करते हैं। रो तो आपके मान लो कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है, वैसे ज्यादातर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना आ सकता है। ठीक है, हमारे बुक के अंदर है वो के दे रखा है, तो हम के को लेकर अध्ययन है वो करेंगे। तो यहाँ पर के क्या है, एक नियतांक है। मैंने बताया था जब भी समानुपाती चिन्ह हटेगा तो क्या आएगी, एक नियत राशि आएगी जो हमारी आई के। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे, और ये क्या कहलाती है, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपकी प्रतिरोधकता है वो क्या होती है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रतिरोधकता है, इस प्रतिरोधकता के बारे में वो अच्छे से वो अध्ययन हमारा जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम करेंगे, और आपको इसको अच्छे से वो समझना है कि प्रतिरोध है किन किन बातों पर निर्भर करता है।